हाँ जी, सभी को नमस्कार। बोलिए, कैसे हैं? ऐसा करते हैं, आज शिविर का चौथा दिन, तो 3 दिन में जो कुछ भी हुआ एक बार पन्ने पलटिए अपने चित्त के, कॉपी के, और फाइनली ये देखने की कोशिश करें कि क्या हमारे हाथ में आया, कितने कॉन्सेप्ट हमारे ध्यान में आए, है ना। उपलब्धि के रूप में क्या हुआ, और समस्या के रूप में, क्वेश्चन के रूप में कोई चीज़ क्लैरिटी नहीं बन रही है, उसको भी लिखने की कोशिश करें। तो थोड़ा सा एक बार हम समराइज़ करेंगे। कितना समय लें? है 15 मिनट लें, आराम से, आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार बहुत शांति से हम समराइज़ करें पिछले 3 दिन में क्या हुआ, कितने कॉन्सेप्ट आए, और वो फाइनली कॉन्सेप्ट मैं क्यों समझ रहा हूँ। जैसे परमाणु के बारे में हमने बात किया, अभी उसको समझने की मेरी क्या ज़रूरत है। तो उसी तरह से ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ये सब करने की आपके लिए क्या ज़रूरत है। आप उसको अपने से रिलेट कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, है ना। फिर कोई क्लैरिटी नहीं हो, उस पर बात कर सकते हैं। तो एक बार लिख डालिए, उपलब्धि के रूप में क्या मिला, क्वेश्चन के रूप में कोई चीज़ क्लैरिटी नहीं बन रही है, उस रूप में क्या है। तब तक ये बोर्ड साफ कर दो। कौन आएगा? हाँ, कितने लोग अभी लिख रहे? ना लिख रहे, ना लिख लिया, कहाँ है? क्लासरूम में है कि नहीं है? हाँ जी, बोलिए। माइक पीछे। हाँ जी भैया। कल हमने बात की थी कि जीवन भारहीन है। तो जीवन परमाणु से बनता है, तो उसमें भार होता है, तो जीवन कैसे भारहीन है? जी, बढ़िया। हाँ जी, और बोलिए। हाँ जी, ऐसे आप क्वेश्चन पूछना शुरू कर दोगे? रुक जाओ, है ना। पेमेंट कुछ नहीं है, नए माल की तैयारी है। तो कितने लोगों को लगा कि पिछले 3 दिन में हम जिंदगी के बारे, अपने बारे कुछ बेहतर, कुछ कदम आगे बढ़ पाए, है ना। अधिकांश को लगा। तो एक काम करें, जो कुछ आपने पिछले 3 दिन में समझा है वो आपके पड़ोसी को शेयर करें, पूरा उसको बोल के देखें। बोलते समय आपका ध्यान जाएगा, जो कुछ भी आपने समझा है एक दूसरे को बोल के देखें।
हाँ जी, कितने लोगों ने शेयर किया? कितने लोगों ने सुना? कितने लोगों को लगा कि मेरा बोलने का नंबर ही नहीं आया? हाँ जी, चलिए, तो क्या लगता है, कोई एक दो लोग शेयर करेंगे? हेलो, माइक्स हैं? हाँ, पढ़ दीजिए। हाँ जी, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। जी। हाँ, 2-3 दिन से हम अस्तित्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो अगर मैं खुद को समझना चाहता हूँ तो मेरा ध्यान जाता है कि मैं अस्तित्व का ही एक अंश हूँ। तो अगर मैं मुझको समझना चाहता हूँ तो मुझे अस्तित्व को समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं अस्तित्व का ही एक पार्ट हूँ। तो जब हम अस्तित्व को समझने जाते हैं तो 2-3 चीज़ें जो 2-3 दिन में निकल के आई है कि कैसे अस्तित्व में नियम, नियंत्रण, संतुलन है, कैसे उपयोगिता, पूरकता है, और कैसे एक इकाई अपने में व्यवस्थित होते हुए बड़ी इकाई में भागीदारी करती है। तो ये सारी चीज़ें मेरे अंदर क्या है, वो मेरे पास कैसे आ रहा है, मेरे जीवन में नियम, नियंत्रण, संतुलन कैसे, ये सब अब समझने का बात हो गया है। और ये सब कहाँ से प्रकट हुआ, ये सब बातें जब हम समझने गए तो परमाणु आया, और परमाणु में सारी चर्चाएं हुई है। और एक प्रकार से जड़ परमाणु ही विकसित होकर चैतन्य बना है। तो मैं चैतन्य परमाणु हूँ। तो अगर मैं खुद को समझना चाहता हूँ तो इसीलिए जड़ परमाणु को भी समझना मेरे लिए ज़रूरी बन गया है। तो 2-3 दिन से हमने उसमें डिटेल में समझने की कोशिश की है। और परमाणु कहाँ से ऊर्जित हो रहा है, उसको धक्का कहाँ से मिल रहा है, ये बात आई थी। तो फिर व्यापक आ गया और पूरी तरह से हमने व्यापक को समझा है। ये मोटा मोटा सार है। बढ़िया। हाँ जी, आगे एक माइक। मेरा नाम मीना है। अस्तित्व सह अस्तित्व है, अस्तित्व नियम पूर्ण है। अस्तित्व में 2 ही वास्तविकताएं हैं, व्यापक और इकाइयाँ, तीसरी नहीं है। व्यापक ऊर्जा स्वरूप है, नित्य है, शुद्ध है, सुखप्रद, बुद्ध है, ज्ञान है और पूर्ण है। सभी इकाइयाँ इस पूर्णता में गर्भित हैं। अस्तित्व का प्रयोजन इकाइयों द्वारा पूर्णता को व्यक्त करना है। हर इकाई श्रमशील है इसी उद्देश्य हेतु। मानव रूपी इकाई भी जब तक इस पूर्णता को व्यक्त नहीं करती, पीड़ा और दुख बना रहेगा। इस दुख का उन्मूलन केवल संपूर्ण को समझकर, व्यापक में भीगे होने का अनुभव कर परम तृप्ति की प्राप्ति है, क्योंकि यही स्थिर और निरंतर है। आज मानव अपने स्वस्वरूप से अनभिज्ञ है। भ्रमवश उसने शरीर को जीवन मान लिया है। यही भाव और विचार की अस्थिरता है, अस्वीकृति है जो दुख है। यही नियम का विरोध है जो दुख है। आदरणीय बाबा जी ने विकल्प के रूप में यह मध्यस्थ दर्शन प्रस्तुत किया है और हमें समझाया है कि मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है और अपने महत्व को पहचान कर स्वयं व्यवस्थित होकर बड़ी व्यवस्था में भागीदारी के साथ ही सुखी और पूर्ण हो सकता है। इसे समझने के क्रम में उसे जीवन ज्ञान, अस्तित्व ज्ञान, जो कि विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति है, और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान को अर्जन करना होगा, जिससे ये पता चलता है कि मैं क्या हूँ, संसार क्या है और करना क्या है। और इसी से हम नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य को प्रमाणित कर अपने वैभव को प्रकाशित कर सकते हैं। बढ़िया, माइक। प्रणाम भैया। भाविका शेठ, भावनगर से। मैं सिर्फ मेरी उपलब्धि का ही बताऊंगी। कैमरा उधर है। ऐसा, हाँ, ये ठीक। नहीं ऐसा, यहाँ ठीक है। अच्छा, इधर भी है। अच्छा, ये भी तो है। हाँ, हाँ, ये भी। यहाँ। पहली शिविर मैंने उत्तरकाशी में की, परिचय शिविर। फिर इधर ही की 2 महीने पहले। दोनों परिचय शिविर, अभी ये अध्ययन शिविर है। तो मेरा प्रश्न था बहुत सालों से कि मैं क्यों हूँ और मुझे करना क्या है। तो इसका रास्ता, मतलब वो भटकन से इतनी एक बेचैनी सी रहती थी। हमें जो जीना है वो तो हम जी ही रहे थे, पर ये बेचैनी भी बैकग्राउंड में चलती रहती थी। तो इसका पहली दफ़ा यहाँ सॉल्यूशन मिला इसमें।
क्योंकि ये बहुत साइंटिफिक वे में जा रहा है, तो जो तर्क है उसको एक तृप्ति मिली कि चलो इधर आंसर ये है। तो इसकी वजह से अभी तो ये है कि पहले मतलब थोड़ा गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था बात बात में सभी पे, और चिड़चिड़ापन ये भी सभी था। तो मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा अभी ऐसा है कि मैं जहाँ भी बैठी हूँ वो लोग आके बैठ जाते हैं, बस ऐसे ही बैठते हैं, मुस्कुराते हैं, बहुत समय बातें भी नहीं होती, पूछे बस क्या चल रहा है मम्मी। तो मतलब पता चलता आप अभी बहुत शांत हो गई हो, अभी बहुत मतलब खुश लग रही हो अंदर से। तो ये पहली उपलब्धि। फिर ये जो मेरे कुक है बहन, और वो जो काम करती है लेडी भैया वगैरह, तो पहले मेरे से भागते थे, मतलब कब डांट पड़ जाएगी पता नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटा छोटा सब देखती रहती। और कोई अभी काम भी भी तो नहीं रहता है ना, वो बाई काम कर रही है उसी को देख रहे हैं, खाली तो नहीं हो गई है। तो इसके बीच में मेरा मेरा ना एक दोस्त है, वो दो पति मतलब पति पत्नी और दो बच्चे, और घर में 10 नौकर हैं। 10 में से 2 ड्राइवर हैं, 2 माली हैं, 2 या 3 कुक हैं सपोर्ट सिस्टम वाले, और 1-2 लोग जो बाहर से सामान वामान कुछ कुछ ऐसा करते रहते, तो टोटल मिला के 8-10 लोग हैं। अब उनमें से एक जन ना आके खड़ा ही रहता है, बाबू और क्या करना है। अब बाबू उनके लिए काम ढूंढते रहता है। तो मैं एक दिन सोचा कि ये तुम्हारे लिए है कि तुम इनके लिए हो, ये तय नहीं हो रहा है। अब बाबू को लगता है यार मैं सबको 10-10, 15-15 हज़ार रुपए दे रहा हूँ, कोई खाली भी मत रहे, तो उनके लिए काम भी ढूंढता रहे। तो बाबू दिन भर उनके लिए काम ढूंढता है। थोड़ी बहुत स्थिति मेरी भी ऐसी ही रही। 5-6 लोग हैं तो फिर कि क्या करें, पूरे दिन मेरा ड्राइवर खड़ा ही रहता है, मैं तो घर में ही हूँ। तो मुझे कुछ जाना है, क्या करना है, उससे कुछ काम करवाना है, मतलब वो सब तो ठीक नहीं था। हाँ, क्योंकि इसके खाली होते वो पूछेगा दीदी जाऊं क्या। इसके साथ में उसको लगता था कि मुझे रखा क्यों है। नहीं रखा इसीलिए था, मतलब कि अभी मुझे ये सब शुरू किया तो मुझे अभी लगने लगा है कि मुझे बहुत जर्नी करनी है, बहुत लोगों से मिलना है, इसके लिए कुछ काम करना है। अभी लिखना बहुत ज़्यादा चालू हो गया है इसके पर, पहले भी बहुत लिखती थी पर अभी उसको भी दिशा मिली है, तो ये अच्छा हुआ। और ये भी सब मेरी जो मतलब बहन काम करती है सभी, इसके साथ में मैं किचन में ज़्यादा समय रहती हूँ, तभी ये सब थोड़ा चालू रखते हैं, इसके बारे में भी मैं बोलती रहती हूँ, तो वो लोग भी खुश रहने लगे कि हाँ भाई जीवन में और भी बहुत कुछ है कि जिससे हमारी सुख बढ़ सकता है। दूसरा साइकोसोमेटिक इश्यूज़ थोड़े बहुत आते रहते हैं हम सब में, मतलब कि ये अभी सिर दुखने लगा, पेट में एसिडिटी हो गई, गैस हो गया, ये मतलब बहुत सारे बीपी, शुगर, ये सब। तो इसमें मेरी 2-4 और लोगों से भी बात हुई है जो लोग इसमें आगे बढ़े हैं, और मेरे साथ मेरा ये भी अनुभव रहा कि इसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है ये 3 महीने में। हेल्थ में बहुत मतलब अभी इतना अच्छा फील हो रहा है, इतनी फिटनेस ज़्यादा हो गई ऐसा लग रहा है। ये भी इसका डायरेक्ट एक बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि अभी पता है कि इस शरीर को हमें कहाँ काम में लाना है और उससे क्या करना है आगे। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू जी। हाँ जी, हाँ जी। मुझे जो 3 दिन में समझ में आया वही मैं शेयर करूँगी। तो हम जो परमाणु समझ रहे हैं 3 दिन से, उसमें मुझे परमाणु के विकास की यात्रा में जो समझाई, इसमें मुझे यह समझ में आया है कि परमाणु में विकास और धरती के ये पूरे श्रम की 2.5 करोड़ वर्ष की विकास क्रम की यात्रा में मानव के प्रगटन तक हुई। तो एक और परमाणु से लेकर धरती पर चारों अवस्था में परमाणु का विकास समझा, तो हमारे होने और रहने का स्वरूप थोड़ा थोड़ा समझ में आया। तो अस्तित्व में सारी प्रकृति सह अस्तित्व के रूप में पूर्णता के लिए क्रियाशील है, तो इसमें हमारी पूर्णता कैसे हो जाए और हम कैसे हमारे स्वभाव गति में आए, हमारी जागृति कैसे हो जाए, इसके लिए ये समझने की यात्रा जारी है और धीरे धीरे बात पकड़ में भी आ रही है।
और कन्फ्यूज़न भी मुझे ये है, और आपने बोला कि कन्फ्यूज़न भी बताना, और प्रश्न भी यही है कि जब आप कोई मुद्दे पर बात करते हो तो मैं थोड़ा थोड़ा समझती हूँ और आप आगे निकल जाते हो, तो सुनना रह जाता है मेरा। ये बात ठीक है, बस इतना ही था। वो सभी के साथ होता है। ठीक है। नहीं, क्योंकि यहाँ देखो, अब यहाँ हॉल में हम आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आप घर में कॉफ़ी पीते हुए, चाय पीते हुए देखेंगे तब आपके नियंत्रण में रहेंगे। जब आप बोलोगे बोलेंगे, जब आप बोलोगे चुप रहो तब चुप रहेंगे, है ना। तो एक बार ऑफलाइन शिविर करने का बड़ा मतलब ये भी है कि मैं पर्सनली कनेक्ट हो पाऊँ। ये परमाणु जैसे मुद्दे पे हमको रूटीन में नहीं लगता है कि यार ये समझना, अधिकांश लोगों को नहीं लगता है कि समझना मेरी ज़रूरत है। अब ये समझ में आया है कि ये परमाणु में विकास की यात्रा नहीं है, मेरी विकास की यात्रा है। ये परमाणु में विकास की यात्रा नहीं है, ये मेरी विकास की यात्रा है, ये मेरी खुशियों की यात्रा है, ये मेरे स्वयं में विश्वास की यात्रा है, ये मेरे जीने की यात्रा है। तो जैसे ही ऐसा कनेक्ट होता है फिर वो परमाणु नहीं रहता है, फिर वो मैं ही हो जाता है, और मुझको मैं अपने आप को ही समझने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो फिर वो अपने हम ज़्यादा रिलेट कर पाते, और रूट्स पे ध्यान चला गया। जितना दर्शन ने खोल दिया केवल हमारे चित्त की स्थिति की बात है, अदरवाइज यदि हमारी पात्रता है तो बिल्कुल साएं साएं गति बनेगी। जो कुछ भी देर लगती है, जो कुछ भी थोड़ा समय लगता है, जो कुछ भी हमारी पूर्व यात्रा में जो कुछ भी पूर्वाभ्यास पूर्वाग्रह हैं उनसे निपटने में कुछ समय जरूर लगता है, और ठीक भी है, उसमें कोई बुराई नहीं, ठीक है। लेकिन बात बहुत साफ़ सुथरी है, धीरे धीरे आगे उसको और देखें। जी हाँ जी, पीछे दीजिए एक मिनट। और ये 3 दिन में मेरा नाम जयसुख पारगी है, मैं सूरत से हूँ, एजुकेशन फील्ड से मैं जुड़ा हुआ हूँ। 3 दिन के अंदर 4 बात सर पकड़ में आई। कल तो यहीं पे बैठे बैठे आपने एक बात समझा दिया, तीव्रता, उसके बाद मोह, ज्ञान और अध्ययन। तो कल मैंने आपको एक प्रश्न पूछा कि जैसे कि ये दीदी कनाडा से सीधा इधर आ गए, वो दीदी इतना ज़्यादा घूम के परिक्रमा किया, तो मैंने आपको प्रश्न किया कि इतना तीव्रता कहाँ से आ जाता है। तो आपने जो एग्जाम्पल दिया कि मानव प्रिय हित लाभ मोह माया काम मद मध्यस्थ वगैरह से पीछे से उनको पकड़ा हुआ है। जिस दिन ये पकड़ समझ में आ जाएगी। मैंने कल इनको, कल हम शाम को बैठे थे चाय के बाद, पता नहीं कुछ लोग बात कर रहे थे, तो ये पूछ रहे थे तीव्रता कैसे आती है। तो मैंने उनको एग्जाम्पल दिया, हमारे मौसा जी दिल्ली पुलिस में है, तो बचपन में हम थोड़ा उनके साथ ज़्यादा आना जाना होता था। तो कभी मैंने थाने में एक सीन देखा था कि पुलिस वाले ने चोरी वोरी किया था, उसको ऐसे पकड़ा हुआ था, ऐसे। ये इतनी तकड़ी पकड़ है कि आप यदि कितना भी ताकतवर आदमी हो और बेल्ट से पकड़ लिया, अब वो हिल नहीं सकता है, क्योंकि जैसे ही पीछे से झटका मारोगे पूरा पैर उखलता है, या पूरी ताकत आदमी के। तो हम आगे से तो लगता है सब ठीक ठाक है, और ये चल रहा नहीं है। तो क्या पकड़ा हुआ है, वो सारे एंकर पीछे डले हुए हैं, काम का, लोभ का, मोह का, जो भी आवेश हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये आवेश ही अपने को पकड़े रहते हैं, और कुछ है नहीं। स्वयं को शरीर मानना, शरीर मानने के आधार पर ये शरीर यात्रा, पूर्व शरीर यात्रा के संचित जो भी संस्कार, जो भी हमारे द्वारा स्वीकृत हैं, वो सभी मेरे चित्त में बने हुए हैं। मेरी कल्पनाशीलता के बहने के लिए वही नालियाँ पहले से बनी हुई हैं। जैसी सुख की डिमांड आती है उन्हीं नालियों से ऊर्जा फिर बह जाती है ना। और मेरे ना चाहने, उसका दबाव इतना ज़्यादा है, क्योंकि सुखी होने को तो मैं रोक नहीं सकता, सुखी होने की चाहना को मैं बंद कर नहीं सकता, और कोई नई चैनल मेरे पास खुले नहीं। तो जब तक ये नए चैनल नहीं का रास्ता नहीं दिखाई देता है, मेरे को आश्वासन दिखाई देता है कि नहीं, इसके अलावा भी कोई रास्ता है। पहले सुनने में आता है, फिर लॉजिक में आता है ना, फिर मैं कंपेयर करता हूँ। तो एक यात्रा चलती है, भाष आभास, है ना, श्रवण मनन, जिसमें कि फिर इसका दबाव कम होते जाता है, और कोई पॉइंट के बाद ये इतना हल्का हो जाता है कि अब इसका दबाव नहीं है, वहाँ से मैं दौड़ना शुरू करता हूँ, है ना। तो ये लगभग सभी के साथ ऐसे ही। और सर दूसरा बात, मोह के बारे में भी आपने बहुत ही बढ़िया उसका डेफिनेशन दिया। दूसरों के प्रभाव के कारण खुद का मनस्थिति को खो देना ही मोह है, जो प्रिय हित लाभ के कारण ही लोग मोहित हो जाते हैं। ये एक बात हमें पकड़ में आया।
दूसरा आपने पहले ही दिन में बहुत ही बढ़िया बात बताई थी। जब आदमी को प्यास लगता है तो प्यास पानी से ही बुझता है। अगर आदमी को जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन को समझ के आगे बढ़ना है, तो ज्ञान के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। यह बात मुझे पकड़ में आई। दूसरा बात मुझे अध्ययन से पकड़ में आई। अगर हमें ज्ञान की ज़रूरत है तो वो अध्ययन के अलावा उसका और कोई विकल्प हो ही नहीं सकता है। तो ये 3 दिन में मुझे 4 बातें पकड़ में आई: तीव्रता, मोह, ज्ञान और अध्ययन। थैंक यू वेरी मच सर। को नमस्कार। परिचय। मैं अमी दोषी राजकोट से हूँ। मैंने राजकोट में 2 बार शिविर की है और उसके बाद मैंने ऑनलाइन शिविर की है और ये मेरी पहली अध्ययन बिंदु की शिविर है। इस शिविर से जो बातें मुझे थोड़ी समझ में आई उसको मैं रख रही हूँ। उसमें सबसे पहले है स्वतंत्रता क्या है। तो पहले की बात करूँ तो मैं स्वतंत्रता को ऐसे समझती थी कि जो मुझे अच्छा लगे, जो मेरे हिसाब से अच्छा है वो स्वतंत्रता है। मगर शिविर में आके मुझे पता चला कि ये मन की गुलामी है। जो सच्ची स्वतंत्रता ये है कि वातावरण के प्रभाव में या दबाव में हम मुक्त होके जो करें वो अपनी सच्ची स्वतंत्रता है। तो इसकी उपलब्धि मुझे ये हुई कि जो भी चीज़ घटती है दिन प्रतिदिन की, जो भी सुबह से शाम को हमारे साथ जो व्यवहार होता है उसमें मेरी स्वतंत्रता क्या है वो देखने की मेरी दृष्टि थोड़ी थोड़ी बदल रही है। दूसरी बात मुझे ये लगी कि हम लोग जो भी क्रियाएं करते हैं उसमें हार जीत, सफलता असफलता, यही पैरामीटर से इसको देखते हैं। मगर इस शिविर से मुझे ये समझ में आया कि हमारी सबकी जर्नी कस्टमाइज्ड है। जो हमारे संस्कार है उसके मुताबिक हम आगे आगे चल रहे हैं। तो उसमें कोई कंपटीशन या कोई कुछ खोना पाना ऐसा कुछ है ही नहीं। बहुत बढ़िया। तीसरी बात ये है कि घटनाएं 3 स्वरूप से ही घटती है। तो ये मुझे इतना स्ट्रीमलाइन लगा कि जैसे कोई भी बात सोचो तो उसके बारे में 3 ही चीज़ सोचनी है कि शरीर कम ज़्यादा होता है, पैसा कम ज़्यादा होता है या मान सम्मान कम ज़्यादा। इससे अलावा चौथी कोई बात ही नहीं हो सकती। तो कोई भी परिप्रेक्ष्य के हिसाब से हम कोई भी घटना को देखते हैं तो ये 3 चीज़ों इतनी स्ट्रीमलाइन कर जाती है कि उससे बाद मुझे ऐसा लगा कि ये घटना को ये 3 चीज़ों में से एक में से हम स्ट्रीमलाइन करके देखें तो उसमें हमारा आईना दिखता है कि हम इसको कैसे ले रहे हैं। तो ये समझने की मुझे मतलब ये पॉइंट मुझे बहुत ही ऐसा लगा कि ये मुझे हमेशा के लिए हर रोज़ ये हेल्पफुल होगा। उसके बाद व्यवहार, व्यवस्था और व्यवसाय को मैं नियंत्रित करता हूँ। मुझे लगता था कि जागृत कौन है और भ्रमित कौन है। तो ये डेफिनेशन बहुत ही क्लियर हो गई कि व्यवहार, व्यवस्था और व्यवसाय, इन तीनों में से मैं अगर उससे नियंत्रित होता हूँ तो मैं जागृत हूँ, और मैं उसको नियंत्रित कर सकता हूँ तो मैं जागृत हूँ, और उससे मैं नियंत्रित होता हूँ तो मैं भ्रमित हूँ। तो ये भ्रमित और जागृत मानव की जो समझ आ गई तो उससे लगता है कि आगे की यात्रा अच्छे से हो सकेगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सर अनिल भाई की तो ये जो बात अभी आपने कही कि हम सब की एक अपनी संस्कार की यात्रा है। मुझको मेरे ही दबावों से मुक्त होना है, मुझको मेरे ही अभावों से, भय से मुक्त होना है, और ये मुक्त होना ही मेरी सफलता है। तो हर एक की सफलता के लिए उसकी अपनी संस्कार की यात्रा है। उस संस्कार की यात्रा में उसके लिए घटनाओं का डिज़ाइन सबके लिए कस्टमाइज है। उन सारी घटनाओं के डिज़ाइन में मुझको मेरी पूर्णता की ओर अग्रसर होना है। तो ना किसी के पीछे जाना है, ना किसी से आगे जाना है। पूर्णता के अर्थ में सहयोग लेना है, पूर्णता के अर्थ में किसी को सहयोग देना है। तो हर व्यक्ति की यात्रा एक आराम की यात्रा है, सहज यात्रा है। सारी वर्तमान सफलता दूसरों से आगे निकलने की यात्रा है ना। और जो दूसरों से आगे निकलने के जिसके ध्यान में है वो बेसिकली मानसिक रूप से स्वयं में हारा हुआ ही आदमी है
है ना। जो दूसरे को हारा हुआ है वही जीतने की कोशिश करेगा। अपने बच्चे के साथ दौड़ लगाते हैं तो उसको अपने हार के ही खुश होते हैं, उसको जिता के ही खुश होते हैं। तो जिसके साथ संबंध होता है उसको आगे बढ़ता हुआ देख के खुश होते हैं, जिनके साथ संबंध नहीं है उनको हारा हुआ देख के खुश होते हैं। तो कुल मिला के अपनी ही मनस्थिति का पता चलता है। यदि मैं दूसरों को हारा हुआ देख के खुश होता हूँ, इसका मतलब मैं खुद में ही हारा हुआ हूँ। बढ़िया। तो ऐसा हमारा थॉट पैटर्न काम करने लगता है तो बहुत अपनी एक अलग दुनिया बन जाती। जी, अभी सुबह हम लोग नाश्ते पे बैठे थे तो मेरे मन में कुछ ख्याल आ रहे थे कि जैसे अभी हम हैप्पी मैरिज एंड गुड पेरेंटिंग के लिए एक वर्कशॉप कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि अभी पेरेंटिंग का मतलब क्या है और हमारे लिए पेरेंटिंग का मतलब क्या है। अभी पेरेंटिंग का मतलब इतना ही है कि उसको पढ़ा लिखा के जीने खाने के लायक बना दें, बनने में सहयोग दे दें, गाली वाली मत दे, पैर वैर छू ले, नमस्ते वमस्ते कर ले, कुछ बैठ के 2-4 बातें कर ले। लेकिन जब दर्शन में और शिविर में हम पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं तो बेसिकली दूसरे को जागृत मानव के अर्थ में दिशा देने की बात कर रहे हैं। पेरेंटिंग का सही अर्थ अपनी आने वाली संतानों को, चाहे हम दादा पोती के रूप में हैं, हम दादा दादी के रूप में हैं, नाना नानी के रूप में हैं, या हम माता पिता के रूप में है, हमारे घर में जो एक जीवन आया है वो जागृति की तलाश में आया है, उसको हम जागृति के अर्थ में दिशा दे पाएँ, इसका नाम पेरेंटिंग है। जागृति के अर्थ में हमने संतान पैदा किए हैं, इसका नाम माँ बाप बनना है। तो सही अर्थों में और मेरी भी खुशी का मतलब इतना ही है कि मैं मेरी पूर्णता की तलाश और पूर्णता की यात्रा से खुश हूँ। तो पूरा ही पैराडाइम शिफ्ट है, पूरा ही एक धरातल ही बदल जाता है। शब्द वही हैं लेकिन पूरी एक नई दुनिया, है ना, संवेदनशीलता के स्थान पर संज्ञानशीलता की एक नई दुनिया का दरवाज़ा खुलता है। जी, धन्यवाद। दिल्ली में बहुत ज़रूरत है। मेरे को इस शिविर में कुछ ऐसा लगा कि जैसे सह अस्तित्व में 2 प्रकार की चीज़ें हैं। एक तो खालिस्तान है और एक एकम है, इकाई। और जितनी भी इकाइयाँ हैं पूरे जगत में, सब मुझे लगा सब परमाणु ही हैं। बहुत बढ़िया। मतलब उस इकाई में परमाणु के अलावा मुझे आज कुछ भी नहीं दिखता दूसरी चीज़। बहुत बढ़िया। और सभी परमाणु, जैसे मुझे ऐसा लगा कल कि मैं अभी अगर ये गठन पूर्णता तक आया हूँ कहीं से, तो आगे जागृति तक जाना ही ये हमारा मार्ग है। तो कल मैंने शाम को एक पत्थर को देख के भी ऐसा लगा कि मैं हो सकता है इस पत्थर से, परमाणु से और यहाँ गठन पूर्णता तक आया हूँ, तो मुझे उसमें भी एक अच्छा भाव लगा। कनेक्ट बनता है, कनेक्ट बनता है कि जैसे हम और ये आपस में जुड़े हुए हैं कभी। बहुत बढ़िया। नमस्ते सभी को, मेरा नाम आरती है, मैं नागपुर से आई हूँ। जैसे भैया ने कहा था कि 10 साल से भी अगर आप जुड़े हुए हैं और कंटिन्यूटी नहीं है तो बताइए मत कि आप 10 साल से जुड़े, मैं उनमें से हूँ। तो मैं भी बताऊंगी नहीं। 2019 में हमने, मेरी पूरी फैमिली, मतलब मेरे हस्बैंड ने और मैंने शिविर किया था। वो भी थोड़ा बता दो। और मेरी तो तब से लेके अब तक जर्नी शुरू है, पर बहुत उसमें गति नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है। पर इस साल मैंने सोचा कि नहीं, एक बार तो पूरा कर ही लेते, ऐसा सोच के अभी ये हर 2 महीने के बाद जो हो रहा है वो करने का सोचा है। तो मेरी जो गांठ थी, जो पहले अध्ययन बिंदु में थे, जो कल मैंने शेयर किया कि वो क्यों कर रहे हैं परमाणु का सब कुछ, वो पता नहीं चल रहा था और उसकी वजह से आगे भी नहीं बढ़ना हो रहा था। तो कल वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अब ये पता चल गया कि वो मेरी ही बात हो रही थी। तो और मैं, जैसे आपने कहा था कि 5% लोग फ्रंट बेंचर्स रहते हैं, 5% लोग बैक बेंचर्स रहते हैं, तो मैं वो 5% बैक बेंचर्स में से हूँ। तो मैं बहुत टेक्निकल कुछ बात नहीं करूँगी, वो तो आप ही बहुत अच्छे से बताते हैं। मेरे पर्सनल इस पे क्या फ़र्क पड़ा, वो जो मैंने आज लिखा है वो पढ़ के सुना देती हूँ। पता चला कि करोड़ों सालों से चारों अवस्थाओं ने बहुत श्रम किया है, तब जाकर मैं इस धरती पे आई हूँ। बहुत परिश्रम के बाद पदार्थ अवस्था से जीवावस्था, उससे प्राणावस्था और उससे ध्यानावस्था आई है।
इसके बाद भी मानव ने बहुत श्रम करके, जैसे आग का शोध है, खेती का शोध है, संबंधों पर काम है, इंजन, बिजली, पहिया, फ़ोन से लेके AI तक का जो प्रगति की है। जीवन अमर है तो इस श्रम का हिस्सा मैं भी रही होंगी। मैं भी कभी ना कभी पत्थर रही होंगी, कभी रही ही होंगी। पर आज ये जानकर बहुत आराम मिलता है कि भौतिक सुविधा पर काम करने लायक अभी कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। तो खुद पर काम करने के लिए अच्छा समय भी है, अच्छा अवसर भी है। संबंध पर ज़्यादा ध्यान देकर भ्रमित मानव से आगे कैसे बढ़े, इस पर काम करने की ज़रूरत है और अच्छा चांस भी है। क्यों जी रही हूँ, इस सवाल ने मुझे बहुत परेशान किया था, क्योंकि अच्छा खासा एजुकेशन पाकर भी जब हम सिर्फ काम नहीं करते हैं तो पीपल जज यू कि घर में ही बैठे हैं, तो बहुत पूरी ज़िंदगी दूसरों का वैलिडेशन में खर्च हो गई कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। तो वो बहुत सवाल था कि कर क्या रही हूँ, बच्चे बड़े हो गए तो अब क्या है लाइफ का पर्पस। तो अभी डेस्टिनेशन का पता चल गया है, तो सफ़र एकदम थकान रहित हो गया है, पर्पसफुल, सुंदर, सुहाना कैसे बनाए, अब वो पर्पस हो गया है। तो यही सोचना है। कल एक बात जो पता चली, जो कि कोई साइकियाट्रिक का पॉडकास्ट सुनते सुनते भी सुना था, कि हम इस आत्मा पे जो संस्कार करते हैं इस जन्म में, वो ही आगे जाते हैं। आपने भी वही बात की कि शरीर छूटने के बाद जो मेरे साथ रहेगा वो मेरी कमाई है। तो इतनी बात स्पष्ट हो गई कि अगले सफ़र के लिए अनावश्यक सामान यहीं छोड़ जाना है, और इससे काफ़ी आसान हो गया, काफ़ी आराम हो गया है। थैंक यू। नमस्कार, पार्थ सारथी त्रिवेदी, दिशा। कल का सेशन जो हुआ वही मेरे लिए मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद का सेशन संपूर्ण हो गया है। कल शाम को भोजन के वक्त मेरी कुछ बात हुई कि आज का सेशन ही मेरे लिए संपूर्ण दया से ये मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद क्या है उसका पूरा ज्ञान मेरे को कल के ही सेशन में मिल गया। गठनशील परमाणु, उसके बाद गठनपूर्ण, क्रियाशील, आचरण, निरंतरता। समझ में आया कि कोई परमाणु चैतन्य हुआ है, शरीर को त्याग कर जीवन फिर से किसी नए शरीर में आने वाला है। तभी मालूम हुआ कि मेरे घर में जो मेरा 2 या 3 साल का बच्चा है, अभी थोड़ा माइक नीचे, 2 या 3 साल का बच्चा है, कभी कभी बोलता है पापा ऐसा मत करो। कभी मान लो कि उसको बाइक पे बिठाया तो बाइक थोड़ी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा मत चलाओ, ऐसा क्ल्यू देता है। तभी कल ऐसा लगा कि शायद मेरे घर में ऐसी कोई पहले से जागरूक जीवन आया है, वो जागरूक जीवन को अब मेरी जिम्मेदारी है। कल के सेशन से मुझे ऐसा लगा अभी मेरी जिम्मेदारी है उसकी शरीर यात्रा को कैसे सुखपूर्ण और फिर से वो जागृति की तरफ आगे बढ़े। उसके लिए ऐसा वातावरण मेरे को दोबारा क्रिएट करना होगा, मेरे को ही क्रिएट करना होगा। और कल के सेशन से ये मालूम हुआ कि अपने परिवार में जो भी अपने आसपास, मैं तो स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ, और स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उस बच्चे कहीं ना कहीं जागरूक अवस्था प्राप्त किए हुए ही बच्चे हैं। अब उनको फिर से उनकी जागृति की तरफ ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। जो बात आपने कही है, ये जो मैंने बोर्ड पे किया, ये सब आपको मोबाइल पे पोस्ट कर देंगे, इसलिए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। इसके बाजू में ही बाबा जी की कोई डायरी है, उसमें से एक किसी ने मेरे को पोस्ट कोई कर देता है कभी कभी, तो उसमें ऊपर हेडिंग है याद रखो, भावी पीढ़ी पर दया करो। ब्रैकेट में लिखा है जीने दो, उसके अनुकूल रास्ता बनाएं। ऐसी बनाने के लिए मानवीयता को पहुंचने स्वीकार करो और अनुसरण करो। ऐसा बनाने के लिए मानवीयता को, न्याय धर्म सत्याश्रित नीति मानवीय नीति है, उसे चरितार्थ करना ही मानवीयता है। अन्यथा मनुष्य करता क्या है
वह पाशवीयता अपनाता है, पशुता अपनाता है। पाशवीयता वह है कि प्रियहित लाभात्मक नीति अस्तु हम वर्तमान में मानवीयता को अपनाने से ही भावी जीवन बीता हुआ से कृतज्ञ रहेंगे, क्योंकि उन्नति के लिए जो प्रेरणा, उपदेश, शिक्षा एवं प्रोत्साहन पाया जाता है उसी के बदले में कृतज्ञता का प्रादुर्भाव होता है। आने वाली पीढ़ी तभी हमारे प्रति कृतज्ञ होगी यदि हम उसके लिए जागृति का रास्ता प्रशस्त करेंगे। केवल खाना पीना खिलाने पर्याप्त नहीं है। जी बढ़िया। भैया एक शेयरिंग करना चाहती हूँ। हाँ जी। हाँ जी, तो मेरा तो 4-5 शिविर तक ये रहा कि दूसरी शिविर में, तीसरी शिविर में कुछ कुछ समझ आता है। तो दूसरा और ये भी कि हमेशा लगता है कि शिविर में है क्या कि हमें समझना है, बस इतना ही। पर इतने से बात चलती नहीं है, क्योंकि हम समझ जाए और बाकी ना समझे, चारों अवस्था को हम ना समझे, हमारी भागीदारी को हम ना समझे, तो ये हो नहीं पाता है। तो फिर बीच में से वो छूट जाता है। इसलिए बाद में पता चला कि ये सब पूरा समझना ज़रूरी है। और दूसरा, हमारा अध्ययन तो हमारी बेटी के साथ ही हो जाता है कि वो पेरेंटिंग वाला आपने बोला ना, कि तो मैंने पहले से ये सोचा था कि जब जीवन विद्या मैंने किया नहीं था तब से, कि बच्चों को ऐसे मोबाइल दे के तो खाना खिलाना ही नहीं है, ये सब मतलब गलत चीज़ है। बाद में मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने 2 शिविर की, जो मतलब वो गर्भ संस्कार के जैसा ही हो गया। तो उससे मैं देख पाती हूँ जो हमने हमारी बेटी के साथ प्रैक्टिस किया कुछ कुछ चीज़ें करके, कि हम मोबाइल वगैरह का जो वो ना ले, मतलब हमने ऐसे एक पॉकेट बनाया था मेन डोर के पीछे कि हम मोबाइल ही वहाँ रखते थे, हम अपने पास नहीं रखते थे। पूरा दिन मेन डोर के पीछे वो पॉकेट में रखते थे। अगर फ़ोन आए तो सीधा हम बाहर चले जाते थे बात करने के लिए, ताकि उसको पता ही नहीं चले कि मोबाइल जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट है। तो उस प्रैक्टिस से हमें मतलब वो फ़र्क मैं देख पाती हूँ कि हमारी सोसाइटी में जो बच्चे हैं और मेरी बेटी, तो उसमें हमें बहुत वो फ़र्क दिखता है। आज भी वो कुछ भी, कोई भी शिविर में जाती है तो बैठती है, सब बातें सुनती है, तो उसका वो मैं देख पाती हूँ, उसको सब पता रहता है। कल का एक एग्जाम्पल था कि अंकित वो शाम का सेशन लेने आते हैं, तो वो मेरी सासू को बोला था कि ऊपर से कली आप लगा दो दरवाजे में, वो आए तो खोल लेंगे। फिर वो आए नहीं, बहुत देर से आए तो मैंने सोचा कि अब बाहर कैसे जाए, तो बोली कि मैं खोल देती हूँ मम्मा। वो दरवाजे के बीच में ऐसे सलिया डाल के खोल रही थी, तो मैंने बोला कि रहने दो। बोली कि समस्या है तो समाधान है ही तो बहुत ट्राई करी कि मैं खोल देती हूँ। तो मतलब वो सब सूत्र उसके दिमाग में है, तो उससे ही बहुत बढ़िया हो जाता है। गुड। देखिए, नमस्ते। तो बहुत कुछ सूचना के रूप में इधर अपने हमारे तक पहुंचाने की कोशिश की, तो उसमें से कुछ चीज़ें मेरे को ऐसा ध्यान गया कि जैसे तुम्हारा नाम नहीं बताया। हस्ती। नसरीन। हस्ती। हस्ती। हाँ। बड़ी हस्ती। कहाँ से? सूरत। सूरत। सूरत गुजरात। सूरत से कितने लोग हैं? सूरत वाले हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दूसरे दिन आपने परमाणु का कुछ बताया था कि कंपन गति होती है, तो उसके आधार पे दूसरे परमाणु पहचानते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एक उसका कंपन गति रहेगा, ऑक्सीजन का एक रहेगा, तो वो एक दूसरे को पहचानते हैं। तो उधर से मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि मैं भी एक परमाणु ही हूँ और मेरे को भी पहचानना ही है सब। हम भी तो यही बोलते हैं, उससे मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती, उसके वाइब्स ठीक नहीं आ रहे हैं। तो मेरी प्रियहित लाभ का, मेरी कल्पनाशीलता में जिस तरह से मैंने प्रियहित लाभ को स्वीकारा है वो एक अलग पैटर्न है, आपने एक दूसरे पैटर्न से स्वीकारा है, और हो सकता है हमारा दोनों का पैटर्न मैच नहीं करेगा। आपको पंखा ज़्यादा चाहिए, किसी को एसी ज़्यादा चाहिए, किसी को एसी कम चाहिए, तो ऐसे तमाम वेरिएशन हमारे उसमें रहेंगे। किसी को कलर की पसंद कोई है, किसी को कलर की पसंद कोई है। यहाँ तक तो ठीक है, फिर भी बहुत सारी चीज़ें बहुत इरिटेटिंग किसी को लग सकती हैं। किसी को एक वो क्या बोलते हैं परफ्यूम बहुत अच्छा लगता है, दूसरा उससे बिल्कुल इरिटेट होता है। किसी को कोई कलर बहुत अच्छा लगता है, दूसरे के लिए बहुत अच्छा नहीं लगता। इसलिए प्रियहित लाभ में कभी भी हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होगी ही नहीं। क्षणिक मैच हो सकती है, चलो आइसक्रीम खाएंगे तो 15 मिनट के लिए मैच कर जाता है,
उस बीच में भी अंदर कुछ और ही चलता रहता है, पैसा कौन देगा? जी बोलिए बोलिए। तो थोड़ा और ध्यान दिया तो फिर ऐसा भी लगा कि अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो बहुत है, पर दूसरी अवस्था में कितना चाहिए वो भी वो पहचानते हैं कि तो फिर ऐसा भी ध्यान गया कि सब ऐसा पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था वैसे एक ही है, सब कुछ अलग अलग नहीं है। अभी तक ऐसा था कि ऐसा पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था जीव अवस्था ज्ञान अवस्था ऐसा अलग है, पर सब एक दूसरे को एक साथ पहचान के ही एक संतुलन के साथ वो सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ऐसा। और ये सब ऐसे सोचने से ऐसा लगता है कि हम ये सब समझ सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता है, तो वो बहुत बड़ी बात है। ऐसा गुड। देखिए ये तो बहुत सामान्य उससे ध्यान में आता है कि कल्पनाशीलता अपने आप में अक्षय है, असीमित है इस सेंस में, और हमने उनको किन चीज़ों पे लगा रखा है? जो सीमित है। हमने किसी असीमित अक्षय वास्तविकता को, क्षमता को सीमित चीज़ों पे लगा रखा है, उस कल्पनाशीलता का तृप्ति नहीं हो सकता। इसलिए दर्शन में बढ़िया सूत्र आता है, क्रिया से क्रिया का तृप्ति नहीं है। जीवन क्रिया भौतिक रासायनिक क्रिया से तृप्ति नहीं पाता है। कोई भी इकाई उससे विकसित क्रिया के साथ ही, उससे विकसित वास्तविकता के साथ ही तृप्ति पाता है। जीवन में आत्मा सबसे विकसित है, और आत्मा व्यापक वस्तु की महिमा को कहा तो आत्मा व्यापक में जाके तृप्त होता है। तो फाइनली क्रियाशीलता क्रियाशून्यता में जाके तृप्त होता है, क्रियाशून्यता को अनुभूत करके तृप्त होता है। तो वो एक बार वो सिस्टम ही समझ में आ जाएगा कि भाई ये ऐसा ही है। जब आप बीच में बात कर रहे थे, जब आपने शायद किसी ने पहली बार बोलना शुरू किया था कि अब ये ध्यान में आ गया कि मैं भी इस सृष्टि का अंश हूँ, है ना, और मुझको भी इसके अनुसार जीना है, या मुझको भी ऐसा जीना है, सहअस्तित्व को समझ के जीना है। इसको बहुत प्रैक्टिकली देखें कि एक कार है, और कार में बहुत सारे पार्ट हैं, गियर है, तमाम चीज़ें हैं। वो गियर कुछ भी कर सकता है कि वो वही कर सकता है जिस काम के लिए बना है ना। उससे भिन्न करने जाएंगे तो गियर भी टूटेगा या कुछ नुकसान होगा और गाड़ी भी नहीं चलेगी। और गाड़ी चलेगी तो रोड पे चलेगी कि खेत में चलेगी? तो गाड़ी के एक एक पार्ट का एक निश्चित मतलब है, पूरी गाड़ी का एक निश्चित मतलब है। तो जो चीज जिस अर्थ में है, जो चीज जिस अर्थ में है, जब तक उस अर्थ में वो यूज नहीं होगी तब तक वो केवल उसी काम करने के लिए बनी है। उससे भिन्न कुछ भी करने जाएंगे हम परेशान होंगे। तो एक मानव के रूप में, एक जीवन के रूप में मेरा होना एक निश्चित अर्थ में है। जब तक मैं उस अर्थ को नहीं पहचानूंगा तब तक ये परेशानियों का दौर जारी रहेगा। तो एक बहुत अच्छी बात यह है कि अस्तित्व यदि अपने आप में पूर्ण है तो ये हमको आपको परेशान करने के लिए नहीं है। तो इसका मतलब है कि सारी परेशानियां मात्र एक साइन बोर्ड है कि रास्ता इधर नहीं है। सारी परेशानियां मात्र एक साइन बोर्ड है कि रास्ता इधर नहीं है, कहीं और ढूंढो। इसलिए कहा कि नियम का विरोधी दुख है। जी बढ़िया, और बोलिए। हो गया? हाँ जी अनिल भाई। दिल्ली से बोलने के लिए तो बहुत कुछ नहीं है, बट एक विशेष बात यह है कि मेरे परिवार में लगभग 40 साल से जीवन विद्या का प्रभाव है छोटे भाई साहब के कारण। और अभी तक जितनी बार मैं शिविर में गया हूँ, हर बार किसी के स्नेह से गया हूँ। कभी गणेश बगारिया जी ने बुला लिया, कभी रण सिंह भाई ने बुला लिया, कभी किसी ने बुला लिया, या भाई साहब के कहने से मैं गया हूँ। ये पहला शिविर है कि मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। और 7 दिन निकाल रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अब ऐसा लगता है कि समय निकलेगा और कुछ अच्छा होगा और यात्रा में सफलता मिलेगी, ऐसा भाव है। जी खूब खूब बढ़िया। देखिए मतलब पुराने लोगों की मतलब गलती भी ना कहा जाए, मैं उसको गलती नहीं कहूँगा,
प्रोसेस है। कहने वालों की भी योग्यता धीरे धीरे बढ़ रही है और सुनने वालों की भी योग्यता धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जो काम पहले जिस लेवल तक का भाव नहीं पहुंचता था, जैसी इंटेंसिटी महसूस नहीं होती थी, वो धीरे धीरे सब तरफ का एक माहौल भी बदल रहा है। इस बदलते हुए माहौल में जैसे जैसे हमको भरोसा हो रहा है, हमारे भीतर कुछ बदल रहा है, बाहर भी कुछ बदल रहा है, सुनने वालों में भी आपस में बहुत सारा ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारी शेयरिंग हो रही है। तो ये बेहतर होता हुआ वातावरण और बेहतर सब तरफ से जो इसका इम्पैक्ट अब ज़्यादा बेहतर आ रहा है। तो अब आदमी को ये कंक्लूड करने में, पहले जब शिविर होते थे तो ये कंक्लूड करने में कि ये विकल्प है, ये पिछले 2 लाख साल की जगह। देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, कभी बाबा जी के संपर्क में ही कभी ये निष्कर्ष आया कि अब तक जितनी भी साधनाएं इस धरती पे उपलब्ध हैं, उन सभी साधनाओं में से नेचुरली जो चीज़ लेटेस्ट आती है वो आगे वाली ही होगी। यदि इससे भी काम नहीं चलेगा तो इससे भी कोई लेटेस्ट चीज़ आएगी। तो ये सबसे कम श्रम में सबसे अधिक रिजल्ट देने का रास्ता है। लेकिन ये जो हमारे को व्यू आना था कि पूरे 20 साल पहले, मेरे को याद है जब मैं किसी भी सभा में बोलता था और एजुकेशन के बारे में कुछ समीक्षा कर देता था, कोई एक जन खड़ा होकर विरोध करता ही था कि आप शिक्षा के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो। आजकल कोई नहीं बोलता है, क्योंकि वो समीक्षाएं अब लोगों की खुद की हो गई हैं कि शिक्षा में कोई अधूरापन है। 20 साल पहले ये जितने लोगों को स्वीकार होता था, आज उसकी तुलना में कहीं अधिक न्यूज़ में, 3 इडियट जैसी मूवीज़ में तमाम तरह से पैक होके कई तरह से हमारे पास आ गया है। पॉलिटिकल सिस्टम हमारा धाराशाही है, ये हमको बहुत क्लियरली दिखने लगा है। सोशल मीडिया और तमाम चीज़ों से जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, उससे बहुत सारी चीज़ें जो हमको पता नहीं था वो पता चल रही हैं। तो हमारी भी समीक्षा करने की ताकत बढ़ी है। ओवरऑल समाज में भी बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो अब लोग 1-1, 2-2 शिविर में ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि ये शिक्षा बदले बिना, व्यवस्था बदले बिना और अपनी ज़िंदगी को किसी सही दिशा में ले जाने के लिए ये कोई सही चीज़ है, इसमें पूरा पूरा अपने आप को डाला जाए। कोई पॉइंट आता है जब व्यक्ति ये स्वीकार लेता है ये शिविर नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी है, उस दिन के बाद उसकी लिसनिंग, उस दिन के बाद उसका एफर्ट अलग लेवल का होता है, फिर रिजल्ट भी अलग लेवल से आता है। तो ये गति अब बढ़ रही है। जी धन्यवाद। हाँ जी, और कुछ हो गया? हाँ जी, माइक कहाँ से आया वो तो आप सबको पता है। और जब परमाणु जो जड़ परमाणु जब समझा रहे थे तब मेरा 9th याद आया कि हम लोग जब केमिस्ट्री के टीचर सब मॉडल समझा रहे थे, रुदरफोर्ड, ये बोहर, तब हम ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। तो फिर मुझे अभी पता चला उसी टाइम पर, ये तो मेरा माँ बाप है। ये परमाणु ही तो मेरे माँ बाप है। फिर मैंने कल ही फ़ोन किया, वो सारे टीचर को कृतज्ञता व्यक्त की और मेरे जो क्वांटम साइंस पढ़ाए थे उन प्रोफेसर को भी बताया कि हम लोग ये सब कुछ पढ़ रहे हैं और एक दूसरा भी एक परमाणु है मेरे पास, आप भी स्टडी कीजिए। मैंने वो क्लिप भेजी है और उनका सामने से फ़ोन आया है कि मुझे इंटरेस्ट है इसमें, कुछ मुझे भी स्टडी करना है। ये सही। तो ये आपने उनको समझने के लिए कोई प्रेरणा दी है कि आपने बदला लिया है? नहीं, बदला नहीं लिया, लेकिन उन्होंने मेरे को पढ़ाया अब ये स्ट्रक्चर पहले समझाया था। उन्होंने रात को मुझे भेजा पूरा डिटेल, वो सुपरनोवा कैसे हुआ, वो उसमें से क्वार्ट्स वो सब कैसे होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे बनता है, वो सब बताया। फिर बाद में मैंने ये बताया कि इसके अलावा ये भी है, आप देख लो। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, पीछे माइक दीजिए। हेलो, नमस्ते सभी को। मेरी पहली शिविर जो हुई विसनगर में, परिचय शिविर, उसमें जो उपलब्धि हुई कि जो 2011 में शिविर की थी उससे, तो उसमें मुझे ऐसा लगता था कि परिवार में या मैंने भी जो सुना है तो अब हम समझ गए हैं।
तो उस हिसाब से एक बहुत बड़ी उपलब्धि तभी हुई विसनगर में कि अपनी मानसिकता मैंने फिक्स नहीं की थी, मेरी मानसिकता में ही त्रुटि थी। तो वो मुझे समझ में आया तभी, क्योंकि मैं शायद तभी खुद से बात किया, तो इसलिए मैं सुन भी पाई, मेरी मतलब वो स्लेट जो पहले थी उसको थोड़ा रब कर पाई, है ना। और दूसरी चीज़, मैं पूर्णतः आदर्शवाद से, मतलब भौतिकवाद से तो मैं समीक्षित हो गई थी, क्योंकि मैंने MBA किया था, तो वो तो पहली शिविर जो की थी उसमें मैं एकदम समीक्षित हो गई थी। लेकिन आदर्शवाद में काफ़ी मतलब मैं इसको विकल्प की तरह से ले नहीं पा रही थी, है ना। तो जो क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ उसमें महेंद्र भैया द्वारा जो मेरा दूसरी उपलब्धि हुई, और मैं फूट फूट के रोई हूँ, क्योंकि वो उपलब्धि ने अपने आप मुझे ये विकल्प है वो बताया कि आदर्शवाद जो बता रहा था वो पूर्ण नहीं है, और मध्यस्थ दर्शन विकल्प है। ये मेरी मानसिकता में एकदम फिट हो गया। तो वो मेरी जो फसावट थी, मैं इसको अपना नहीं रही थी, तो मैं यहाँ भी थी वहाँ भी थी। तो वो जो एक अंदर एक समस्या या अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसका समाधान और राहत तभी हुआ। और ये थर्ड जो ये 2 दिनों में भैया के द्वारा हुआ है कि पहले ये भार लगता था परमाणु स्ट्रक्चर, कल मुझे इस तरह से लगा जो मेरा भूत वर्तमान भविष्य में परमाणु के रूप में देख पा रही थी, तो न मुझे भूत की कोई पीड़ा रही, क्योंकि सब ही उस ही रूप में है। तो सबको उस तरह से मैं स्वीकार कर पा रही हूँ। और सेकंड, जो वर्तमान मेरा है, मैं जीवन हूँ और मैं वो परमाणु रूप, मुझे पूर्णता की तरफ जाना है। तो मेरा भविष्य जो मतलब वो जो कह रहे हैं ना किसी में विलीन होना, तो वो ऐसा तो कुछ नहीं है। मोक्ष तो यहीं पे ही ये समझ पाई मैं, तो अपने आप उस पूर्णता को मैं पाऊंगी, उसका विश्वास मुझे मिल गया है। तो वो भय जो था वो निकल गया है। धन्यवाद। आप क्या विसनगर में रहते हो? नहीं भैया, कच्छ, नीलम, मैं कच्छ। नीलम कच्छ से। कच्छ में। मेरा क्या है, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो जाता है। जी जी, बहुत ही बढ़िया, जोरदार तालियां। अब बोलिए, क्वेश्चन क्या है? चार्ट तो कर लेंगे, कुछ आपके क्वेश्चन हो तो उस पर पहले बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बोलिए, माइक। हाँ, क्वेश्चन किया था, फिर आपने बताया था कि भाई भैया का नाम क्या है, राकेश भैया, राकेश भैया, उनसे पूछ लेना। फिर उनके पास कोई टाइम नहीं बचा, तो फिर वो क्वेश्चन रह गया। तो देव मानव दिव्य मानव का संसार में कैसे प्रमाणित होते हैं, वो आपने बताया था, लेकिन थोड़ा आगे निकल गया और मेरा सुनना रह गया, ऐसा हुआ कल। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मानव, देव मानव, दिव्य मानव क्या है, क्या करते हैं? यस यस, ऐसे? जी, ठीक है। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि गठनपूर्ण, हम अभी जीवन के रूप में गठनपूर्ण परमाणु हैं। गठनपूर्ण परमाणु में जो कंपनात्मक गति है वो कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त है। कल्पनाशीलता का मतलब है कि समझने की अक्षय शक्ति सभी मानव में समान रूप से विद्यमान है। सभी मानव में सुख की निरंतरता की चाहत समान रूप से उपलब्ध है। ये प्रकृति सहज है, इसमें हमारा आपका कोई योगदान है नहीं। तो सुख की चाहत है और समझने की ताकत है, अस्तित्व समझने के लिए प्रस्ताव है। तो काम केवल इतना ही है कि जो समझने की ताकत कल्पनाशीलता के रूप में है, वो अस्तित्व सहज, प्रकृति सहज, वास्तविकता के साथ में तदाकार हो जाए, उसको पहचान पाए। अब पहचानने की ताकत तो थी, लेकिन पहचानने की वस्तु नहीं थी। किसको पहचानना है? आत्मा बोले तो रहस्य, ईश्वर बोले तो रहस्य, सृष्टि बोले तो रहस्य, प्रारब्ध बोले तो रहस्य। तो हर चीज़ रहस्य से शुरू होकर रहस्य में चली जा रही है, बाकी खाना पीना रह गया। मध्यस्थ दर्शन के माध्यम से जो हमको ज्ञान उपलब्ध हुआ, उसमें हम ज्ञान को बहुत क्लियरली कह पाए
कि भाई अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मान्यतापूर्ण आचरण ज्ञान, संसार क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है, तो अब मेरे पास मेरी कल्पनाशीलता को, है ना, प्रियहित लाभ के अलावा, शरीर को बनाए रखने के अलावा, बल्कि शरीर को बनाए रखने का जो प्रयोजन था वो न्याय धर्म सत्य को समझना था, अस्तित्व को समझना था। तो किसी ने इसको पूरा समझ लिया, उसका नाम है 10 क्रियाओं का व्यक्त हो जाना। तो कल्पनाशीलता 4.5 क्रिया की अभिव्यक्ति है। 4.5 क्रिया के माध्यम से हमने जिंदा रहने के काम को पूरा कर लिया। अभी इस दर्शन में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर हमने जो 10 क्रिया ऊपर जो 5.5 क्रिया थी, जिसको हम साक्षात्कार बोध अनुभव कह रहे हैं, उसके द्वारा अस्तित्व को जैसा है वैसा हम समझ पाए, इसका नाम क्रिया पूर्णता है। समझ की पूर्णता हो गई, समझ की तृप्ति आ गई। समझ की तृप्ति आ गई का मतलब है कि अब इस मानव में मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना का ज्ञान आ गया। मानव चेतना क्या है? धीरता, वीरता, उदारता के साथ में जीना मानव चेतना है। धीरता, वीरता, उदारता, दया के साथ में जीना देव चेतना है। और कृपा और करुणा के साथ में जीना दिव्यता है, दिव्य चेतना है। मानव चेतना का मतलब है कि ये एक तो ये भी हमको ध्यान में रखना होगा, जब दर्शन कहा जा रहा है तो अनुभव मूलक विधि से मानवीय परंपरा के अर्थ में कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि आदर्श स्थितियाँ ये होंगी कि किसी एक परिवार में बच्चा जन्म लेगा, माँ बाप समझदार होंगे, शिक्षा समझदार होगी, 18-20 साल तक वो साक्षात्कार बोध अनुभव की स्थिति को पा जाएगा। अब उसके बाद वो शादी करेगा कि नहीं करेगा, है ना? तो इसका मतलब है शादी करेगा का मतलब है अब वो शादी क्यों करेगा। तो शादी क्यों करने का मतलब है कि बेसिकली जैसे मैं एक जीवन हूँ और मेरी अपनी निरंतर तृप्ति के लिए मुझको एक शरीर की आवश्यकता है, शरीर के पोषण की आवश्यकता है और ज्ञान के, उस ज्ञान की उपलब्धता की आवश्यकता है, ताकि मैं अध्ययन पूर्वक अपनी पूर्णता को पा सकूं, समझने की पूर्णता को पा सकूं। इसके लिए मैं एक परिवार में हूँ और मैं जैसे मुझको मिली है, जैसे पूर्णता मैंने पाई है, ऐसे ही दूसरे भी जीवन हैं। तो जिस तरह से मेरे माँ बाप ने मुझको ये अवसर उपलब्ध कराया, मेरे परिवार और समाज ने मुझको मेरी पूर्णता का अवसर उपलब्ध कराया, उसी प्रकार मैं भी परिवार के स्वरूप में दूसरे जीवन को पूर्णता का अवसर उपलब्ध कराऊं। इसका नाम शादी है। तो विवाह एक बड़ी घटना है। आज हम एक मकान बनाते हैं, पुल बनाते हैं, ट्रेन बनाते हैं, मशीन बनाते हैं, है ना? शायद इससे बड़ा, इससे ये भी बड़ा काम है, बढ़िया काम है, लेकिन इससे भी और बड़ा काम है एक मानव को जागृति के अर्थ में दिशा दे पाना, एक मानव को एक मानव तैयार कर पाना। अभी हम बायोलॉजिकली बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम शरीर तैयार कर रहे हैं कि मानव तैयार कर रहे हैं? इसलिए हम कहते हैं कि हम आकार से मानव हैं कि आचरण से मानव हैं। हम अभी आकार से मानव हैं, आचरण से मानव होना शेष है, यही हमारी पीड़ा है। तो इस प्रकार एक मानव, है ना, 20-25 प्लस माइनस में यदि अनुभव के नज़दीक आता है तो वो परिवार के स्वरूप में समाधान, अनुभव की रोशनी में समाधान और समृद्धि को प्रमाणित करेगा। इसका नाम मानव पद है। अब लगभग बहुत एक नॉर्मल बात करें तो एक परिवार, एक व्यक्ति शादी करके अगले 10, 15, 20 साल में अपने परिवार की आवश्यकताओं के लिए समर्थ हो ही जाता है। तो जैसे ही वो अभी वो परिवार जब शुरू में शादी किया है तो परिवार प्रधान विधि से जिएगा। कोई पॉइंट के बाद परिवार की जिम्मेदारियां तृप्त हो जाएगी, है ना, पूरी हो जाएंगी। परिवार तो साथ में बना ही रहेगा। परिवार के सहयोग से ही, परिवार के योगदान से वो दूसरे परिवारों के भी समाधान समृद्धि पूर्वक जीने में सहयोग करेगा, शिक्षा के रूप में सहयोग करेगा, ताकि दूसरे परिवारों में भी लोग समाधानित हो पाएँ। इससे समाज भयमुक्ति की ओर जाता है। तो जब एक परिवार का योगदान समाज के भयमुक्ति होने की तरफ जाता है तो इसको हम देव मानवीयता कह रहे हैं। और फाइनली समाज में भयमुक्ति की निरंतरता रहे, हम ये चाहते ही हैं। समाज हमेशा के लिए भयमुक्त रहे, इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था ताकि शरीर के सभी मानव के शरीर बने रहें, स्वस्थ रहें, सभी मानव जागृति के अर्थ में अपनी यात्रा को पूरी करें, इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था।
तो फाइनली व्यवस्था ही तैयार हो गई। तो इसका मतलब है कि सभी बच्चों के लिए शिक्षा और सभी बच्चों के आदमी की ज़िंदगी में देखा जाए तो दो ही भाग हैं। लगभग 25 साल तक वो शिक्षा पाता है और वो आगे 50 अगले 30-35 साल किसी व्यवस्था में समर्पित होता है, किसी व्यवस्था में अपना योगदान देता है। तो आदमी की ज़िंदगी के दो ही पार्ट हैं, शिक्षा और व्यवस्था। तो शिक्षा में वो समझ की तृप्ति को पा जाए और व्यवस्था में वो समझ को प्रमाणित कर पाए, मानव देव मानव और दिव्यता को प्रमाणित कर पाए। तो व्यवस्था के अर्थ में अपनी समझ को प्रमाणित किया, इसका नाम दिव्यता है। यही एक मानव में स्वयं में व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप है। मैंने स्वयं में व्यवस्था को पहचाना, इसका नाम जागृति है। मैंने व्यवस्था में भागीदारी अपनी जागृति को प्रमाणित किया, मतलब अनुभव को मल्टीप्लाई किया, इसी का नाम परंपरा है। तो यही मानव देव मानव दिव्य मानव हो गया। यही पद मुक्ति है, यही फाइनली मोक्ष। हाँ जी, और बोलिए, और कोई? सर जो सुख तो दूसरा साथ में सुख में ही स्वीकृति है, तो वो ज़रा थोड़ा सा जो सेकंड वाला जो उसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है वो। हाँ जी, कल ये किसको क्लियर हुआ? कौन करेगा? माइक लीजिए। परिचय। हितेंद्र वाघाणी। कहाँ से? बड़ौदा से। बड़ौदा। हाँ, स्वीकृति बराबर सुख, जो ये व्यवस्था है सब, उसका जो समझ लेना वो वही सुख है। सुख बराबर स्वीकृति, हम जिसको स्वीकार करते हैं तो उसकी स्वीकृति है, और स्वीकृति जब होती है तो सुख होता है। थोड़ा सा गैप हो गया। हाँ जी, और कोई? मेरा नाम संगीता संघानी है, मुंबई से। स्वीकृति वाला पार्ट मुझे बहुत ही अच्छे से अभी समझ में आ रहा है कि जब जैसे इन्होंने बच्चों का कल एग्ज़ाम्पल दिया था, तो जब मेरी बच्ची मुझे कुछ गुस्से से बोल भी देती है, टेढ़ा बोल देती है, सामने जवाब देती है थोड़ा बहुत, तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा सहन कर लेती हूँ। और दूसरे ने अगर मुझे कुछ कहा, दूसरे के बच्चे ने अगर मेरे बच्चे को ज़रा सा भी, हाँ, तो वो है ना एकदम मन में बहुत इमोशनली लग जाता है कि मेरे बच्चे को इसने मारा। तो समझाते हैं शुरू में, लेकिन फिर भी अगर दूसरी तीसरी बार हुआ तो थोड़ा गुस्सा तो आ ही जाता है। पहली बार में मैं इतना नहीं होती हूँ, लेकिन आ ही जाता है कि मैं करती हूँ? हाँ, करती हूँ। यानी अगर ऐसा लगता कोई भूत आ जाता है। नहीं, मीन्स मैं फर्स्ट टाइम में इतना नहीं गुस्सा करती हूँ। फर्स्ट टाइम में तो उसको समझाती हूँ, पर ऐसा जब मुझे लगता है ना कि वो दूसरी तीसरी बार जानबूझ के कर रहा है, समझाती हूँ कि मनाती हूँ? हाँ, मनाती हूँ, या जो भी है उसको बताती हूँ कि ये करना अच्छा नहीं है। बताती हूँ ज़्यादा अच्छा है। हाँ, बताती हूँ ये करना अच्छा नहीं है, या ऐसा उसको भी तेरे को कोई करेगा तो मैं उसके पर ऐसा एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि देख उसको, जैसे उसने तूने उसको ऐसा छील गया उसका पैर, ज़बरदस्ती की दौड़ाया, उसको लग गया, तो ऐसा तेरे को होगा तो कैसा लगेगा। मैं हमेशा कभी भी कोई कुछ करता है ना गलत, तो मैं उसको हमेशा ऐसे बताती हूँ, अगर तेरे साथ ऐसा हुआ तो कैसा लगेगा। तो उससे कोई समझ गया तो ठीक है, कभी कभी कोई नहीं समझता है तो तभी थोड़ा गुस्सा आ जाता है। पर यानी दूसरों के प्रति ज़रा ज़्यादा तीखा रिएक्शन रहता है, हमारे प्रति, हमारे बच्चों के प्रति थोड़ा कम रिएक्शन रहता है। वो एक मुझे उससे समझ में आ रहा है। और अगर हमारी अभी जैसे मैं एक मेरा भी एग्जांपल लेती हूँ कि मुझको थोड़ा बैक पेन का प्रॉब्लम है काफ़ी टाइम से, तो अगर मूवी देखने भी जाना हो ना 3 घंटे की, तो मैं कभी कभी जाती हूँ, बार बार नहीं जाती हूँ। या कभी मेरे हस्बैंड बोलते हैं बच्चों को ज़ू में दिखाने के लिए, तो मैं ऐसा 4-6 घंटा कंटिन्यूस मेरे से नहीं हो पाता है। पर अभी जैसे आपके वीडियो सुने, मैंने नवंबर में ही सुने, अभी तो मैंने जस्ट 4-5 वीडियो सुने, और हम लोग ने, मेरे हस्बैंड ने, सब ने डिसाइड किया कि हम जीवन विद्या कोर्स करेंगे। तो पहले बच्चों ने हाँ बोला था, फिर बच्चे थोड़ा हट गए कि आप दोनों जाके आओ। तो ठीक है, मैंने इतना, हम लोग ने फोर्स नहीं किया, आपकी मर्ज़ी। फिर हम लोग आए, तो अभी मुझे खुद को आश्चर्य हो रहा है कि मैं इतने घंटे बैठ पा रही हूँ। क्यों?
क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ सुख मिल रहा है। अगर सुख मिलता है, स्वीकृति मिलती है, तो मैं 8-8, 10-10 घंटा बैठने के लिए तैयार हूँ। मुझे कुछ जो मेरे रोज़ के रूटीन है उसमें कुछ बदल भी हो रहा है तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जहाँ मैं मन से स्वीकार नहीं हूँ तो मैं मेरा कुछ भी छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं होती हूँ। तो ये मुझे एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो गई हूँ। कौन आपके मियाँ जी? हाँ, आपके मियाँ जी नहीं आए हैं। अच्छा, वो हैप्पी आपके मियाँ जी। हाँ अभी आए नहीं है। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे काम भी है और तू सीख क्या, फिर मेरे को रोज़ थोड़ा थोड़ा फ़ोन में स्पीकर से थोड़ा सा 5-10 लाइन बोल देना कि तूने आज क्या सीखा, तो थोड़ा मुझे भी वाइंड अप मुझे भी मिल जाएगा ज्ञान, और फिर बाद में रिकॉर्डिंग तो देख ही लेंगे। और कभी मौका मिला, वो उनका भार्गव जाने का काम ज़्यादा रहता है, तो बोले कि मैं कभी गुजरात या नॉर्थ में गया तो मैं कभी भी कर लूँगा ऐसा। मुझे ऐसा नहीं कि अभी तुरंत ही करना है, पर तू करके आ तो तेरा वैसे भी मुझे ज़्यादा ज़रूरत है ऐसा उनको लगता है, और अभी मुझे भी लग रहा है कि शायद मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। ये तो अच्छी बात है। अक्सर पति को लगता है कि पत्नी को ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं, लेकिन अभी मुझे भी लग रहा है कि मुझे ज़रूरत है ज़्यादा। ये तो अच्छी बात है। हाँ जी, लेकिन इनका आंसर नहीं हुआ मेरे ख्याल से अभी, है ना? मेरा नाम किरण है, मैं रायपुर से हूँ। सुख को जैसे मैं समझी हूँ, सुख 2 प्रकार से है। एक तो इंद्रिय सुख और दूसरा ज्ञान गोचर सुख। इंद्रिय सुख जो जिंदा रहने पे जो हम कर रहे हैं, आहार, निंद्रा, भय, मैथुन, संवेदना के लेवल पे वो, और ज्ञान जो अभी हम जो यहाँ समझ रहे हैं, जो जीवन ज्ञान समझ रहे हैं, और जो अस्तित्व क्या है, इसको जब समझकर जो हमें सुख मिलेगा, वो इस तरह से मैं 2 सुख को देख रही हूँ। जी हाँ जी। में है और अंदर हॉल में एसी में आ गए तो एसी की जो ठंडक मुझे मिली तो वो सुख में स्वीकृति हो गई। तो भौतिक चीज़ों से जो मिलता है तुरंत हमारी इंद्रियां उसको उसमें से सुख लेना शुरू कर लेती है, तो वो सुख की स्वीकृति हो गई। शरीर की अनुकूलता को स्वीकार करना ये सुख से स्वीकृति है। शरीर की अनुकूलता को स्वीकार करना ये सुख से स्वीकृति है। जीवन की अनुकूलता को स्वीकार करना ये स्वीकृति से सुख। इसमें एक एग्जांपल देती हूँ भैया, कि जैसे हमारे मित्र जो बन जाते हैं तो वो हमारा अंदर का जो स्वीकृति भाव है इसीलिए वो मित्र है। फिर मित्र की कोई भी गलतियाँ हो हमको उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और लड़कियों को क्या, शादी करके ससुराल में जाएगी तो वहाँ तो वो तो सामने ऐसे हमें जुड़ना पड़ रहा है किसी भी संबंध से, तो वहाँ वो स्वीकृति नहीं आ सकती, इसलिए फिर हमें प्रॉब्लम हो जाता है। अगर वो चीज़ हम उसमें भी डाल दे कि नहीं ये मेरे ही है, स्वीकृति है, तो उनकी कोई भी गलती फिर अभी गलती नहीं लगेगी। अब तक वही था कि भाव को पहचान ही नहीं पा रहे। शादी लड़का लड़की की होती है कि शादी 2 परिवारों की होती है कि शादी सामाजिक घटना है, इस पे बड़ा कन्फ्लिक्ट है। तो लड़का या लड़की ये मान के चल रहा है कि शादी हम 2 लोग की हो रही है, और परिवार ये मानता है कि बहू हमारे घर में आई है। लड़की को लगता है मेरे को लड़के से शादी किया था, तुम लोग बीच में कहाँ से आ गए? तो ये स्वीकृति का खेल है। यदि वो पूरे परिवार की स्वीकृति लेके आई है, लड़के को यदि पूरे परिवार की स्वीकृति है तो उनका बिहेवियर पूरे परिवार के साथ होगा। स्वीकृति जिसके साथ है उसके साथ होगा। जी हाँ जी, हो गया? और कुछ माइक है? हाँ, जीवन भार है। तो देखिए, जड़ परमाणु में भी जो परिवेशीय कण है उनका भार नहीं मिलता, क्योंकि वो ना किसी की तरफ आकर्षित हो रहे ना किसी की तरफ। जब भी भार का मतलब है कि कोई चीज़ किसी एक चीज़ को छूना चाह रही है, उस बीच में जो जिस बल से जा रही है, इसका नाम भार है। तो जड़ परमाणु में भी जो केंद्र के कण हैं, अंश हैं, उनका ही भार मिलता है, क्योंकि वो परमाणु किसी दूसरे परमाणु को पहचान कर उसके साथ व्यवस्था में हो जाता है। तो एक परमाणु का दूसरे परमाणु को पहचानना, तो ये बेसिकली जब भी हम भार की बात करेंगे तो भार एक आकर्षण प्रभाव है ना, जिसके चलते एक इकाई दूसरी इकाई को पहचान के उसके साथ में जुड़ जाती है। अब जीवन को किसी के साथ जुड़ना ही नहीं है। कंपनात्मक गति इतना अधिक हो गया है कि केंद्र में एक ही अंश है और बाहर के अंश का भार वैसे भी नहीं मिलता है। और ये जीवन का जो गति है, जीवन का गति का मतलब है कि जीवन का जो
पर्पस है ना, उस कंपनात्मक गति के स्वरूप में अब उसको किसी से जुड़ने की आवश्यकता ही खत्म हो गई। वो अणुबंधन भार बंधन से मुक्त होके आशा बंधन पशु में, मानव में विचार बंधन इच्छा बंधन से युक्त हो गया। तो उसका वो गेम ही खत्म हो गया, भार वाला गेम ही खत्म हो गया, उसकी आवश्यकता ही नहीं बची। तो इस तरह से जीवन भारहीन है, क्योंकि जीवन किसी की तरफ आकर्षित है ना। जीवन का आकर्षण अलग टाइप का है, मेरे को पैसा मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, लेकिन किसी से फिजिकली जुड़ने की आवश्यकता उसकी खत्म हो गई है, इसलिए अब वहाँ पे भार नहीं है। हाँ, वो जो बाइक वाला एग्जाम्पल है उस, हाँ वो बाइक वाले एग्जाम्पल में वो एक फिजिकल एग्जाम्पल है, वो एक बात को कहने का तरीका। हाँ, उसमें एग्जाम्पल तो उसमें तो ये हो गया एग्जाम्पल कि बेसिकली बाइक दीवार पे जोर लगा रही है, दीवार इतनी ताकतवर है कि उसको रोक के रखती है, इसलिए अब वो किसी की, अब वो नीचे नहीं गिर रही है। तो नीचे नहीं गिर रही है, अब नीचे नहीं गिर रही है तो भार तो नीचे गिरने का नाप रहे हैं। तो ये फिनोमिना अलग हो गया, वो केवल एक कहने का तरीका है। लेकिन यहाँ जो फिनोमिना है वो फिनोमिना बिल्कुल अलग हो गया कि मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के कारण चुंबकीय बल वश प्रकृति की सभी इकाइयाँ एक दूसरे के साथ व्यवस्था में होना चाहती है। ये जो व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति है, तो एक परमाणु में एक परमाणु स्वयं को व्यक्त करने के लिए दूसरे परमाणु के साथ फिजिकली जुड़ना उसकी आवश्यकता है। तो ये जो भार बंधन है ये जुड़ने के अर्थ में है। तो जो केंद्र का मास है ना, उसी में भार आकर्षण है, आकर्षण से भार है। तो सूत्र ये कहता है कि आकर्षण से भार है, आकर्षण नहीं है तो भार नहीं है। और ये मैंने बीच में कहने की कोशिश की थी कि शून्याकर्षण में जो इकाई है वो विकसित हो रही है ना। कैसे? मानव कब विकसित होगा? जब तक वो शरीर के आकर्षण और शरीर की आसक्ति और प्रतिक्रिया के साथ रहेगा, ईर्ष्या द्वेष के साथ और प्रलोभन के साथ रहेगा, तो नेचुरल है वो सही ज्ञान को नहीं पाएगा। तो मानव में स्वभाव गति में आने का मतलब ही है कि अब मैं शून्याकर्षण में हूँ, मैं होने के रूप में शून्याकर्षण में हूँ, मैं रहने के अर्थ में भी आचरण में भी शून्याकर्षण में आ जाऊँ। शून्याकर्षण का मतलब है जिसकी निरंतरता है केवल। तो न्याय धर्म सत्य जो है वो ना किसी की ओर, ना किसी के पक्ष में है, ना किसी के विपक्ष में है। न्याय धर्म सत्य आवेश नहीं है, न्याय धर्म सत्य किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। न्याय धर्म सत्य अपने आप में एक, इसको कहते हैं मध्यस्थ प्रभाव है, तो उसके साथ हमेशा बना रहता है। तो धीरे से हम भार को, आकर्षण को भार के अर्थ में पहचानते हैं। हाँ जी, हो गया? और कुछ? हाँ जी। मेरा नाम नीतीश है, मैं सूरत से हूँ। और मैं बहुत टाइम से विचार को थोड़ा एनालाइज करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि जो मन में विचार आते हैं वो उसकी उत्पत्ति कहाँ से है। तो उसको लिंक करके आप जो यहाँ पे समझाते हैं तो उसको समझने की कोशिश करता हूँ। जैसे अभी आपने बताया कि हर जीवन भी एक परमाणु है और परमाणु में कल्पना शक्ति है। उसको अभी अपन जीवन क्रिया में करेंगे। ओके। जो वृत्ति है उसमें जो विश्लेषण क्रिया है उसका नाम विचार है। मन वृत्ति, तो वृत्ति में जो विश्लेषण क्रिया है उसका नाम विचार है। ओके। तो विचार जैसे कोई चीज़ है उसको हम विजुलाइज करते हैं, मतलब उसको विचार बोलते हैं, या फिर जो नहीं है उसको हम इमेजिन कर लेते हैं और क्रिएट करते हैं। जो है विश्लेषण का मतलब है उसकी लेयर दर लेयर निकाल के देखते हैं, उसकी फाइन डिटेल्स तक जाते हैं। तो ये फाइन डिटेल तक जाने का जो कार्यक्रम है कि मैं इस बात पे विचार कर रहा हूँ, विचार करके बताऊँगा। क्या मतलब? उसका सुखी होने के अर्थ में जो कुछ भी उसके पॉजिटिव नेगेटिव प्रोज एंड कॉन्स, उसकी स्ट्रक्चरल डिटेल, उसकी पर्पस की डिटेल, सारी डिटेल्स को मैं लेयर्स की सारी लेयर निकाल के देखता हूँ, है ना। विश्लेषण, श्लेष का मतलब होता है झिल्ली। वो बचपन में स्कूल में प्याज की झिल्ली आती थी, श्लेष्मा। तो उसकी सारी लेयर निकाल के हम देखते हैं, फाइन डिटेल्स को वर्कआउट करते हैं। इसका मतलब सारी सुखी दुखी होने की सारी संभावनाओं को, लॉस एंड प्रॉफिट की सारी संभावनाओं को, जितनी भी हमारी दृष्टियां हैं उन सारी दृष्टियों के आधार पर
जो हम उसमें निहित सारी संभावनाओं को देखते हैं उसका नाम विश्लेषण। मतलब और आएगा, डिटेल में आएगा। ठीक। हाँ जी, हो गया। एक्चुअली रूटीन में हम शिविर 8:30 करते हैं, यहाँ हमने 8:45 कर रखा है, इसलिए कल से 8:30 ही होगा। अब देखो 3 दिन बचे हैं ना, तो अब थोड़ा टाइट कर लेते हैं। सुबह 8:30 से 10:30 2 घंटा, 11 से 1 फिर 2 घंटा, 3 से 5 फिर 2 घंटा, और 6 से 7 1 घंटा, सॉरी 5 से 6, सॉरी गड़बड़ हो गया, 3 से 4:30 1.5 घंटा है। हाँ, कुछ लोग बैठे थे, नहीं बाकी को आवश्यकता नहीं लगी होगी इसलिए नहीं बैठे थे। तो अंकित भाई आपके साथ हैं, जितना संभव हो लाभ लीजिए। विशेष रूप से गुजरात में और गति के साथ चलें। इस बार सूरत में सम्मेलन है ना, देखते हैं सूरत में क्या घटता है। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।